28 फरवरी का वो दिन जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। इरादा साफ था कि उनकी मिसाइलों को नेस्तनाबूद करना है और पूरे मिसाइल कारोबार को मिट्टी में मिला देना है। नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। बस कुछ ही दिनों के भीतर हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद हो गया। वही सकरा रास्ता जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल हर रोज गुजरता है। इसके बाद जो हुआ उस पर किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। दुनिया अच्छी तरह जानती थी कि ये रास्ता कितना नाजुक है। उन्हें पता था कि अगर ये बंद हुआ तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उनके पास प्लान थे, प्रपोजल थे और कुछ हद तक पैसा भी था, पर कभी कुछ किया ही नहीं। सवाल ये कभी था ही नहीं कि क्या ऐसा कभी होगा। असली सवाल तो ये था कि जब ऐसा होगा तब क्या कोई तैयारी काम आएगी। जरा इस मैप को देखिए। हॉर्मुज की जल संधि वो सकरा रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। उत्तर में ईरान का कब्जा है और दक्षिण में मुसन्नम प्रायद्वीप है जो ओमान और यूएई के बीच पटा हुआ है। अपनी सबसे पतली जगह पर यह सिर्फ 21 मील चौड़ा है। जहाजों के चलने लायक सिर्फ 2 लेन हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, दोनों महज 2-2 मील चौड़ी। बस इतनी सी जगह में पूरी दुनिया का एनर्जी सिस्टम टिका हुआ है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत में निकलने वाले तेल की हर एक बूंद कतर, बहरीन और यूएई को अपना माल भेजने के लिए इसी इकलौते रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब तेल तो खाड़ी के अंदर बनता है, तो अगर निकास बंद हुआ तो पनामा जैसा कोई और ऑप्शन नहीं है कि रास्ता बदल लिया। यहाँ कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। अगर कोई टैंकर बसरा या कुवैत सिटी से लोड होकर निकल लिया तो वो फंस चुका है। आंकड़े ही इसकी असलियत बताते हैं। हर रोज यहां से 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। दुनिया में जितनी भी नेचुरल गैस का व्यापार होता है उसका लगभग 20% हिस्सा वो भी इसी रास्ते से आता है जो ज्यादातर कतर से निकलता है। चीन को अपना 40% तेल इसी रास्ते से मिलता है। जापान, दक्षिण कोरिया और भारत का भी यही हाल है। एशिया की हर बड़ी इकोनॉमी और यूरोप के वो देश जो अब लिक्विड गैस मंगा रहे हैं, उन सब की ऊर्जा सप्लाई इसी संकरे रास्ते पर टिकी है। पनामा नहर से दुनिया का 5% व्यापार होता है, पर हॉर्मुज कोई साधारण ट्रेड रूट नहीं है। ये दुनिया की ऊर्जा की मुख्य नस है। इन दोनों का मुकाबला करना ही गलत है। ग्लोबल ट्रेड में इसके जैसा कुछ और है ही नहीं। और अभी 150 से ज्यादा टैंकर बाहर लंगर डाले खड़े हैं जो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकते। वे बस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने धमकी दी है कि जो भी जहाज निकलने की कोशिश करेगा उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। सभी जहाजों के लिए चेतावनी, ध्यान दें, अब से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए किसी भी तरह का सफर करना मना है। ये वो रास्ता है जिसका दुनिया ने कभी कोई असली बैकअप नहीं बनाया। इस संकट का अपना एक इतिहास है और इसे समझकर ही पता चलेगा कि दुनिया आज इतनी डरी हुई क्यों है। चलिए चलते हैं 1980 के दशक में। ईरान इराक जंग के दौरान दोनों ने तेल के टैंकरों पर हमले किए, जिसे टैंकर वॉर के नाम से जाना गया। लॉयड्स ऑफ लंदन का अनुमान था कि करीब 546 कमर्शियल जहाजों को तबाह किया गया। तब दुनिया को पहली बार हॉर्मुज संकट का असली स्वाद मिला और जवाब में आज का इकलौता बाईपास बनाया गया। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की, जिसे 1981 में सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक्सपर्ट्स को इसी भयानक मंजर का डर था। वो पाइपलाइन अब 40 साल से ज्यादा पुरानी है, पर आज भी दुनिया के पास इससे बेहतर कोई चारा नहीं। अब वक्त में थोड़ा आगे बढ़कर साल 2011 और 12 पर आते हैं, जब पश्चिम की पाबंदियों के जवाब में ईरान ने फिर से इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी थी। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी हबशान फुजैरा पाइपलाइन का काम पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नहरों के ढेरों प्रस्ताव फिर से सामने आए, उन पर खूब माथापच्ची हुई और फिर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब भी ईरान की तरफ से कोई धमकी आती है, ये दबे हुए कागजात फिर से मेज पर आ जाते हैं और जैसे ही खतरा थोड़ा कम होता है, ये सब वापस फाइलों के ढेर में छिप जाते हैं। ये कोई नए ख्याल नहीं है। सच तो ये है कि इनमें से ज्यादातर तो दशकों पुराने हैं, पर इस बार मामला अलग है। अब तेजी आ गई है। आज तक का सबसे हैरान कर देने वाला प्रस्ताव जिस पर गंभीरता से गौर किया गया, वो साल 2008 में आया था, जब दुबई के बड़े अधिकारी एक ऐसी नहर बनाने की फिराक में थे जो करीब 180 किलोमीटर लंबी होती और खाड़ी तट के सीने को चीरती हुई निकलती। ये हाजर पहाड़ों को पार करते हुए ओमान की खाड़ी में फुजैरा बंदरगाह तक पहुंचती, जिससे वो खतरनाक रास्ता पूरी तरह बाईपास हो जाता। पर भाई,
इसे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ सर, पहाड़ों की ऊंचाई 2300 फीट से भी ज्यादा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पनामा नहर जैसा कोई जबरदस्त लॉक सिस्टम बनाना पड़ता है। इसके लिए ठोस पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना और बंदरगाह का नया ढांचा खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अंदाजा लगाइए, इसकी लागत करीब 200 अरब डॉलर आंकी गई है। तुलना के लिए बता दूं कि पनामा नहर के पूरे विस्तार में सिर्फ 5 अरब डॉलर का खर्च आया था। यानी ये प्रोजेक्ट उस बड़े काम से भी पूरे 40 गुना ज्यादा महंगा साबित होता। आखिर में यूएई ने नहर की जगह अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन बनाने का ही रास्ता चुना। ये पाइपलाइन उसी मंजिल तक पहुंचती है, पर इसका खर्च तो नहर के सामने कुछ भी नहीं है। नहर का प्लान फिलहाल टल गया है, पर इसे पूरी तरह रद्द नहीं किया गया। अब फिर इसकी चर्चा तेज है। साल 2015 में रियाद के अरब सेंचुरी सेंटर ने एक और भी दूरगामी आइडिया पेश कर दिया। 950 किलोमीटर लंबी एक विशाल नहर जो फारस की खाड़ी से शुरू होकर पूरे अरब प्रायद्वीप को पार करती हुई सीधे लाल सागर तक जाती। इसके लिए जो नापजोक सोची गई थी वो करीब 500 फीट चौड़ी और 80 फीट गहरी थी। ये इतनी बड़ी होती कि भारी भरकम सुपर टैंकर भी पहाड़ों के बीच से आराम से निकल सकते, पर इसके लिए पूरे देश की चौड़ाई में फैला हुआ एक लॉक सिस्टम चाहिए होता। इसका अनुमानित खर्चा 80 अरब डॉलर था और शुरू में सऊदी अरब भी इसके लिए तैयार दिख रहा था। हालांकि ये प्रस्ताव सिर्फ कागजी जांच तक ही सीमित रहा, पर अब ये बात फिर से बाजार में तैर रही है। साल 2024 में जलमार्गों के इंजीनियरों ने एक बहुत ही बारीकी से तैयार की गई इंजीनियरिंग रिपोर्ट छापी। उन्होंने बुनियादी ढांचे की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए नहर के 3 अलग अलग रास्तों का खाका पेश किया। पहला विकल्प है ओमान के मुसेंडम प्रायद्वीप को काटती हुई एक नहर। ये रास्ता छोटा तो है, पर यहाँ की जमीन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और पेचीदा है। दूसरा विकल्प है पूरी तरह यूएई की सरहद के अंदर से होकर फुजैरा तक जाने वाली नहर। ये नहर मुख्य जलडमरू मध्य से करीब 75 मील की दूरी पर बनाई जाती। इंजीनियरों ने इसे तकनीकी रूप से मुमकिन बताया और इसकी तुलना पाम डेरा जैसे प्रोजेक्ट से की। कागजों पर अब तक का सबसे ठोस और भरोसेमंद प्लान असल में यही माना जाता है। पर तीसरा विकल्प वो तो बाकी सबको बहुत छोटा बना देता है। मेसोपोटामिया मल्टी मॉडल मैरीटाइम कैनाल नाम की ये नहर एक बहुत ही विशाल जलमार्ग है। ये सीधे भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी के साथ जोड़ देती है। अंदाजा लगाइए, मशहूर स्वेज नहर की लंबाई सिर्फ 193 किलोमीटर है, जबकि ये नहर इंसान की बनाई अब तक की सबसे लंबी कृत्रिम जलधारा होती, वो भी बहुत बड़े अंतर से। एक्सपर्ट्स इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गेम चेंजर भू राजनीतिक समाधान के तौर पर देख रहे हैं। अभी किसी को पैसा तो नहीं मिला, पर इन तीनों ही विकल्पों पर इस वक्त जोर शोर से बात चल रही है। साल 2009 के खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन में एक और बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, जिसे गल्फ रेलवे कहते हैं। ये पूरे 2177 किलोमीटर का एक रेल नेटवर्क है। ये सऊदी अरब और यूएई समेत खाड़ी के सभी 6 देशों को एक सूत्र में पिरोता है: कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान। इनको जोड़ने की अनुमानित लागत है पूरे 250 अरब डॉलर। दावा है कि ये हर साल 201 मिलियन टन माल ढोएगी, पर हकीकत में इसने अब तक हर डेडलाइन मिस की है। पहले 2018 का साल यूं ही गुजर गया, फिर 2021 भी हाथ से निकल गया। अब कहने को तो निशाना 2030 पर है, पर सच ये है कि प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब तक बना ही नहीं। हॉर्मुज संकट की सबसे बड़ी अड़चन ये है कि ट्रेनें डिब्बे और बना बनाया माल तो बड़ी आसानी से ले जा सकती हैं, पर जब बात उस अथाह कच्चे तेल की आती है जिसे हॉर्मुज ढोता है, तो वहां ये रेल नेटवर्क घुटने टेक देता है। ये गल्फ रेलवे बाकी व्यापारिक मसलों का हल तो निकाल देगी, लेकिन तेल के असली संकट को ये छू तक नहीं पाएगी। इराक इस वक्त सच में एक भयानक आर्थिक इमरजेंसी से जूझ रहा है। उसकी सरकारी कमाई का 90% हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल से आता है, और वो पूरा का पूरा होर्मुज से होकर ही गुजरता है। बरसों से धूल फांक रहे 3 पुराने रास्तों को अब आनन फानन में दोबारा जिंदा करने की कोशिश हो रही है। इराक जॉर्डन अकाबा कॉरिडोर बसरा से जॉर्डन के लाल सागर पोर्ट तक फैला है, जो करीब 1665 किलोमीटर लंबा है। साल 2012 से इसकी बातें हो रही हैं, कागजों पर मंजूरी भी मिल गई, पर ईंट आज तक एक नहीं लगी। अब इसे देश के वजूद बचाने वाले प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 9 अरब डॉलर से भी कम है।
किरकुक सेहान वाला रास्ता असल में पुरानी पाइपलाइन है जो उत्तर की तरफ तुर्की के भूमध्य सागरीय तट तक जाती है। जैसे ही जंग के हालात बिगड़े इसे फौरन बंद कर दिया गया था। इराक सीरिया बनियास पाइपलाइन करीब 850 किलोमीटर लंबी है, जो सीरिया के तट तक जाने वाला एक शांत पड़ा रास्ता है। दशकों से ये रास्ता बिल्कुल मरा पड़ा था, लेकिन असद सरकार गिरने के बाद अब सियासी तौर पर यह फिर से मुमकिन लग रहा है। अगर इन सबको मिला भी दें तो भी ये इराक के सामान्य निर्यात का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही संभाल पाएंगे। ये डूबते को तिनके का सहारा तो दे सकते हैं, पर कोई ठोस समाधान बिल्कुल नहीं। इस पूरे वीडियो में जो कुछ भी आप देख रहे हैं उनमें से फिलहाल सिर्फ 2 सिस्टम ही असल में काम कर रहे हैं। पहली है सऊदी अरब की मशहूर ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे लोग पेट्रोलाइन के नाम से भी जानते हैं। ये पाइपलाइन गल्फ कोस्ट से शुरू होकर लाल सागर के यनबू तक करीब 746 मील का सफर तय करती है। 10 मार्च को सऊदी अरामको के सीईओ ने ऐलान किया कि इस सिस्टम को अब इसकी पूरी इमरजेंसी क्षमता तक बढ़ाया जा रहा है, यानी हर दिन 70 लाख बैरल तेल। और 11 मार्च तक ये काम पूरा होने की पुष्टि भी कर दी गई। सोचिए, इस संकट के आने से पहले यहां से सिर्फ 20 लाख बैरल तेल ही हर रोज निकलता था। लेकिन यहां एक ऐसी अड़चन है जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा हो। यनबू एक्सपोर्ट टर्मिनल की कुल लोडिंग क्षमता सिर्फ 4 से 4.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आसपास ही सिमटी हुई है। आर्गस मीडिया का कहना है कि अगर पाइपलाइन अपनी पूरी ताकत झोंक कर 70 लाख बैरल तेल पहुंचा भी दे तो भी ये पोर्ट उतना ही तेल जहाजों पर चढ़ा पाएगा जितनी इसकी अपनी सीमित क्षमता है, जो कि उस कुल आंकड़े का महज 2/3 हिस्सा ही बैठता है। अब बात करें यूएई की हबशान फुजेरा पाइपलाइन की, तो इसकी सामान्य क्षमता 15 लाख बैरल प्रतिदिन है। हालांकि बहुत जरूरत पड़ने पर इसे 18 लाख बैरल तक भी खींचा जा सकता है। मगर ईरान ने पहले ही फुजेरा टर्मिनल पर हमला करके इस पूरे रास्ते की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अगर हम इन दोनों पाइपलाइनों को उनकी पूरी ताकत के साथ जोड़ भी दें तो भी दुनिया इस खाड़ी के रास्ते से हर रोज सिर्फ 60 लाख बैरल तेल ही निकाल पाएगी। इसके बावजूद 120 से 140 लाख बैरल का बहुत बड़ा गैप रह जाएगा, जिसका फिलहाल कोई हल नजर नहीं आता। और ठहरिए, एक आखिरी दिक्कत और है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। यंगबू से एशिया की तरफ निकलने वाले किसी भी टैंकर को बाबल मंदब जल्लमरू मध्य से होकर ही गुजरना पड़ता है। ये दक्षिण में करीब 600 मील दूर मौजूद एक और खतरनाक चोक पॉइंट है। और याद रहे, इस जंग के शुरू होने से पहले ही हूती लड़ाके यहां 2 साल तक व्यापारिक जहाजों पर हमले कर चुके थे। जब तक अरामको ने अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को पूरी रफ्तार पर चालू किया, तब तक हूती संगठन ईरान के साथ हाथ मिलाकर लाल सागर के इस पूरे रास्ते को खुली चुनौती दे चुका था। अभी ये वैकल्पिक रास्ता ढंग से चालू भी नहीं हो पाया था कि उससे पहले ही बचने के इस इकलौते रास्ते पर भी तलवार लटकने लगी। और यकीन मानिए, ये सब कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है। ये दोनों चोक पॉइंट एक ही जंग की आग में झुलस रहे हैं, जिनके पीछे वही एक ताकतवर गठबंधन खड़ा है। और सच तो ये है कि भागने का कोई तीसरा रास्ता बचा ही नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन होर्मुज बाईपास भी सीधे उसी युद्ध के मैदान में जाकर खुलता है जिससे बचने के लिए इसे बनाया गया था, बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक जगह है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को कभी सिर्फ जहाजों के आने जाने का एक मामूली रास्ता समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो एक बहुत बड़ा भरोसा था कि दुनिया के सबसे विशाल तेल भंडार से निकलने वाला ये दरवाजा हमेशा खुला ही रहेगा। इस वीडियो में आप जो भी प्रोजेक्ट देखेंगे वो सब इसलिए वजूद में आए क्योंकि कोई तो था जिसे ये एहसास था कि ये भरोसा कितना कच्चा और नाजुक है। महीनों तक रिसर्च हुई, इंजीनियरों ने बारीकी से नक्शे तैयार किए, कुछ मामलों में तो पैसा भी लगभग हाथ में ही था। पर दशकों तक चली इन फाइलों, बड़ी बड़ी मीटिंगों और समझौतों से आखिर में हासिल क्या हुआ? बस 2 पाइपलाइनें जो इस भारी कमी की भरपाई करने के काबिल भी नहीं है। और विडंबना देखिए, इनका सिरा उस समंदर की तरफ खुलता है जिस पर आज खुद ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पूरी दुनिया बस यही जुआ खेलती रही कि इन दोनों नाजुक रास्तों की परीक्षा एक साथ कभी नहीं ली जाएगी। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स में से, चाहे वो विशालकाय नहरें हों या फिर ये लंबी रेलवे लाइनें और जमीनी गलियारे, अब जब संकट सच में सिर पर आ खड़ा हुआ है तो आपको क्या लगता है, कौन सा प्रोजेक्ट असल में जमीन पर उतरेगा? अपनी राय कमेंट्स में लिख डालिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेगा बिल की ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।